सब्सक्राइब कीजिए स्टडी एट होम बाय पंकज शर्मा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें सबसे पहले। दोस्तों ये पेपर है आरक्षक भर्ती 2017 20 अगस्त दोपहर 3 बजे का ये पेपर है। सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। आज हम इसमें आए हुए सारे मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, जिन्होंने अभी हाल ही में 4200 आरक्षकों पदों पर भर्ती हेतु स्वीकृति दी है, तो उम्मीद है आने वाले कुछ महीनों में ये भर्ती संपन्न की जाएगी। तो दोस्तों लगे रहिए आप तैयारी में और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके मैथ्स के क्वेश्चंस को। देखिए क्वेश्चन है, दो पासे एक साथ फेंके गए हैं, दोनों के नंबरों का योग आने की प्रायिकता निम्न के बराबर है। देखिए क्वेश्चन है योग का। योग के केस में मैंने आपको एक टेबल सिखाई हुई दोनों पासे की, तो उसको हम देख लेते हैं। क्या आ सकता है भाई? कम से कम योग दो आ सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, ये कम से कम दो योग आ सकता है, 3 4 5 ऐसे करके अधिकते अधिक कितने आ सकते हैं? 12 तक आ सकते हैं। अब इनके आने की संभावना तो हमने सिंपल सी ट्रिक बनाई है भाई, 2 का और 12 का आने का संभावना क्या? केवल एक है। दोनों पासे पे एक आ जाएगा तो दो हो गया, दोनों पासे पे 6 6 आ जाएगा तो 12 योग हो गया। क्लियर है? इसी प्रकार 2 3 4 5 और 6, यहाँ हो गया हमारा, ये हो गया योग केस। ठीक, और ये क्या हो गया? योग। अब भाई दोनों का योग दो हो सकता है तो केस कितने बनेंगे? एक बनेगा। 3 हो सकता है तो केस कितने बनेंगे? दो बनेंगे। इसी प्रकार 11 हो सकता है, केस कितने बनेंगे? दो बनेंगे। 10 हो सकता है, केस कितने बनेंगे? तीन बनेंगे। क्लियर है? तो देखिए हमें क्या पूछ रहा है, 8 आने की प्रायिकता निम्न के बराबर। तो 8 कहाँ है हमारा? ये है। 8 के केस कितने बनेंगे? 5 बनेंगे। तो मेरा प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा भाई? टोटल संभावना कैसे बनती है भाई? 5 केस बन रहे हैं और बटे में टोटल कितना है? दो पासे का टोटल होता है 36। उम्मीद है कैसे? देखिए, एक पासे पे कुल अंक होते हैं 6, दूसरे पासे पे कुल अंक होते हैं 6। तो 6 के साथ में पेयर एक बार एक का बन सकता है, दो का बन सकता है, तीन का बन सकता है, चार का बन सकता है। इसी प्रकार से एक के साथ में, दो के साथ में, तीन के साथ में, तो कुल मिला के 6 गुणा 6 36, तो 36 कुल केस बनेंगे। क्लियर है? तो हमारा आंसर क्या हो गया? सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, दो पाइप ए तथा बी क्रमशः 30 घंटे और 35 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? दोस्तों दो पाइप हैं तो हम दो पाइप बनाएंगे, उसके लिए हम दो लाइन ले लेते हैं। ठीक भाई, पाइप ए है, पाइप बी है। ए कितने भर रहा है? 30 में भर रहा है। बी कितने भर रहा है? 35 में भर रहा है। क्लियर? ये हो गया इनका कुल। अब इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो क्या बनेगा? हमारा कार्य बनेगा। ठीक है भाई, देखते हैं एलसीएम कैसे लेंगे हम। 35 का टेबल जब तक पढ़िए जब तक वह 30 से ना कट जाए। तो उम्मीद है 5 छक्का 30, 35 6, एलसीएम यही आना चाहिए। देख लेते हैं, 6 पंजे 30 की जीरो, वहां से 3 36 18 2 21, 210 एलसीएम आ गया। ठीक है दोस्तों। अच्छा, कुल 210 कार्य है, ये 30 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? 3 सत्ते 21 7, ये एक दिन में कितना करेगा? 6। क्लियर है? अब मुझसे पूछ रहा है दोनों एक साथ खोल दिए जाते हैं, इसका मतलब ये भी भरने वाला नल है, प्लस ले लेता हूँ, ये भी भरने वाला नल है, प्लस ले लेता हूँ। तो इसका फॉर्मूला होता है भाई, कुल डेज बराबर कुल वर्क बटे वन डे वर्क। क्लियर? क्या कहा मैंने? कुल दिनों को कैसे निकालेंगे? कुल दिन बराबर कुल कार्य बटे एक दिन का कार्य। अब कुल कार्य कितना करना है मुझे? 210 करना है। कौन कर रहा है भाई? दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो दोनों का एक दिन का कार्य कितना है? 7 और 6 13 है, तो 13 से मैंने इसको भाग लगा दिया। क्लियर हो गया? अब देखिए 13 एकम 13, कितना बचा मेरे पास? 8, 8 इधर आ गया, 13 6 78, 16 सही 2/13, यही तो बनेगा। तो देखिए मेरा आंसर क्या है? 16 सही 2/13 चौथे नंबर का। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, तीन लड़कियों हरी, बीजू तथा नागा तीनों के पास कुल मिलाकर 675 रुपए है। हरी के पास बीजू से 3 गुना अधिक लेकिन नागा से 25 रुपए अधिक है। नागा के पास कितने रुपए हैं? देखिए दोस्तों, हरी को मैं एच लिया, प्लस बीजू को बी, प्लस नागा को एन, इन तीनों के पास कुल मिलाकर कितने रुपए हैं? 675। यही बोल रहा है क्वेश्चन। तीनों के पास कुल मिलाकर 600 रुपए है तो योग कर दिया। हरी के पास बीजू से 3 गुना अधिक है, तो हरी के पास बीजू से कितना भाई? 3 गुना।
और नागा से कितना है 25, तो हरी के पास नागा से कितना है 25 रुपए अधिक। क्लियर। अब अधिक का केस है तो नागा पे जितने रुपए हैं उसमें अगर मैं 25 जोड़ दूं तो किसके बन जाएंगे, हरी के बन जाएंगे। क्लियर है। यहाँ से नागा अगर मैं देखूं तो नागा कितना कहलाया, हरी -25, यही कहलाया। देखिए हरी का कितना आ गया, 3 बीजू प्लस बीजू प्लस नागा। अब नागा नागा में h-25 है तो h का मान है 3b, तो मैं यहाँ रख देता हूँ 3b -25, यही तो हुआ। तो नागा की जगह क्या आ गया, 3b -25 और बराबर 675। क्लियर। 25 उधर गया तो यहाँ तो हो गया 700। अब इधर देखते हैं, 3 4 3 7 7b हो गया। ठीक है भाई, b बराबर कितना आ गया, 100 आ गया। क्लियर। अच्छा b का मान अगर अभी 100 आ गया तो मुझे किसका पूछ रहा है, नागा का पूछ रहा है। ठीक है भाई, नागा का क्या है, ये रहा। तो b का मान मैंने रखा 100 गुणा 3 तो हो गया 300 -25, तो कितना बचा मेरे पास, 275। क्लियर है, 275 मेरा आंसर पहले नंबर का है। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, महेश के पास 50,000 रुपए हैं जिन्हें वह विदेशी यात्रा पर जाने से पहले $1 बराबर 45 रुपए की दर से डॉलर में बदलता है। लौटने के बाद वह पाता है कि उसके पास अभी भी $200 शेष है। $200 शेष है तो दोस्तों अभी बताया $1 की कीमत कितनी थी, 45। तो $200 की कितनी होगी भाई, 200 गुणा 45 बराबर 45 दूनी 90, यानी कि 9,000 रुपए शेष हैं उसके पास। अपनी यात्रा के दौरान उसने कितने रुपए खर्च किए भाई, 50,000 रुपए थे टोटल, 9,000 उस पर शेष है, तो मैं कह सकता हूँ ना 41,000 उसका खर्चा हो गया। क्लियर है, पहले नंबर का ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि a-b का 90%, मैं लिख ले रहा हूँ a-b का 90% यानी कि 90/100 बराबर है a + b के 60% के, यानी कि 60/100। ठीक, 100 से 100 काट ले रहा हूँ मैं। आगे क्या बोल रहा है, a का कितना प्रतिशत b है। ठीक है भाई, 0 से 0 काट दिया मैंने, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6। ठीक, 3 का अंदर गुणा करूंगा तो 3a - 3b आ जाएगा बराबर 2a + 2b आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा 2a इधर आएगा तो रह जाएगा a, 3b उधर गया तो हो जाएगा 5b। ठीक, a/b बराबर कितना आ गया, 5/1 आ गया। इसका मतलब a का मान कितना देख सकता हूँ मैं, 5, और b का मान 1। अब वो पूछ रहा है a का कितना प्रतिशत b है। दोस्तों इस केस में परसेंटेज बनाने के लिए कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, a का कितना % b है, a का किसका भाई, a का, तो उसको नीचे ले लो। ठीक, अब भाई कौन पूछ रहा है, वो बी है, तो यानी बी को ऊपर ले लो और परसेंट बनाने के लिए 100 का गुणा कर दो, परसेंट का साइन लगा दो। ठीक भाई, जिसका बोले वह नीचे और जिससे बोले हुआ है वो ऊपर है। तो देखिए भाई ए का मान कितना है हमारे पास, 5, और बी का मान हमारे पास कितना है 1, और गुणा 100। ठीक, 5 से काटा 5 दूनी 10, यानी कि हमारा आंसर क्या बन गया, 20%। क्लियर है, तो हमारा आंसर हो गया 3rd नंबर का। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, अंतिम अंक क्या होगा जब आप 7 की घात 233 का विस्तार करेंगे। दोस्तों बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 7 की घात 233। अब 7 को 233 बार तो गुणा में करूंगा नहीं, तो कुछ ना कुछ तो ट्रिक इसमें होगी। तो ट्रिक क्या है भाई, जो घात है उसको आप 4 से भाग लगा दीजिए और देखिए शेष कितना बच रहा है। 4 से मैंने काटा, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, इसके बाद 3 इधर दिया तो 4 8 32, एक बच गया शेष। यही तो हुआ। तो बस कुछ नहीं करना, जो शेष बच गया उसको घात बना दो। जैसे ही घात बनाए तो 7 की घात 1 क्या आएगा, 7। मेरा आंसर क्या बन जाएगा, 2nd। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, जॉन 15 दिनों में एक घर को पेंट कर सकता है, जॉय 10 दिनों में ऐसा कर सकता है, जबकि जेम्स इसे 5 दिनों में कर सकता है। यदि तीनों एक साथ कार्य करते हैं तो वे एक दिन में कार्य का कितना हिस्सा पूरा कर सकते हैं। 3 लोग हैं दोस्तों, तो सबसे पहले तो मैंने 3 लाइन ले ली। 3 लोग हैं तो भाई जॉन जे ले लिया, इसके बाद कौन है जॉय, तो जॉय को जे ओ कर दिया, इसके बाद कौन है जेम्स, तो जेम्स को जे ए कर दिया। क्लियर है। अच्छा देखिए 15 दिन में कर रहा है, 10 दिनों में कर रहा है और 5 दिनों में कर रहा है। ठीक, तीनों का एलसीएम ले लेता हूं मैं, कितना आ गया 30। 30 क्या बन गया मेरा कार्य। तो एक बात बताइए, जब जॉन हमारा 15 दिन में कर रहा है तो 30 कार्य को करने के लिए वो एक दिन में कितना लेगा भाई, 15 दूनी 30, 2 लेगा। ये कितना लेगा 3, ये कितना लेगा 6। तो एक दिन में तीनों ने कितना किया, 6 3 9 और 2 11 किया कि नहीं किया। एक दिन में 1 डे वर्क तीनों का।
कितना आ गया, 11 आ गया। टोटल कितना भाई, 30 है। टोटल कितना है, 30। अब मुझसे पूछ रहा है एक दिन में कार्य का कितना हिस्सा पूरा हुआ, तो एक दिन में तो कार्य हुआ 11, किस में से, 30 में से। तो हिस्सा कैसे निकालूंगा भाई, 11/30, यही तो हुआ ना। तो कौन सा आंसर हो गया मेरा, थर्ड नंबर का। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, योलो और जोलो की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। यदि जोलो योलोस की तुलना में 4 वर्ष बड़ा है तो 4 वर्ष बाद योलो और जोलो की आयु का अनुपात क्या होगा। दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं एक लाइन ले लेता हूँ और इसमें सेंटर वाला क्या हो गया, प्रेजेंट, ये हो गया फ्यूचर, और ये क्या हो गया, पास्ट। क्लियर है भाई। देखते हैं, योलो और जोली की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। किसकी, योलो और जोली। क्लियर है भाई। कितना है, 6:7 है। ठीक है। यदि योलो नहीं, यदि जोलो योलो की तुलना में 4 वर्ष बड़ा है, यदि जोलो योलो की तुलना में, तो देखिए जोलो और ये हो गया योलो, इसकी तुलना में 4 वर्ष बड़ा है, तो यही तो केस बन गया। योलो की जो उम्र होगी उसमें 4 वर्ष जोड़ दूंगा तो जोलो की उम्र बन जाएगी। तो 4 वर्ष बाद योलो और जोलो की आयु का अनुपात क्या होगा। इसका मतलब आज से 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो भविष्य में बात पूछ रहा है मुझसे, यहाँ पूछ रहा है अनुपात। ठीक है भाई। देखिए अगर मैं इसको x ले लूं अनुपात को, तो योलो की हो गई 6x, यानी कि 6x + 4, और जोलो की हो गई 7x। 6 यहाँ ले आया तो x का मान क्या आ गया, 4। तो 6 चौक 24 तो आ गई इसकी उम्र, और 7 चौक 28 आ गई इसकी उम्र। क्लियर है। अब 4 वर्ष बाद होगी तो 24 से कितनी हो जाएगी इसकी, 28, और इसकी कितनी हो जाएगी, 32। क्लियर है। तो अनुपात बना देते हैं, 4 7 28, 4 8 32, तो 7:8। मेरा आंसर क्या बन गया, चौथे नंबर का। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 100 कर्मचारियों की औसत आय 92 है। सबसे पहले तो आप 100 कर्मचारियों की आय का योग निकाल लीजिए। योग कैसे निकालूंगा भाई, औसत गुणा कुल संख्या, कुल कितने 100, तो योग कितना बना 9200। क्लियर, आगे देखते हैं। जिनमें से 40 कर्मचारियों की औसत आय 80 है, भाई 40 का योग निकाल लीजिए। देखते हैं क्या हुआ, औसत गुणा कुल संख्या यानी कि 40, 4 8 32, 3200। आगे देखते हैं, 60 कर्मचारियों का औसत आय क्या है भाई, 40 की निकल गई, 60 बचे। अब मुझसे पूछ रहा है 60 की, तो देखते हैं भाई टोटल थी 9200, इसमें से 3200 हटा दूं मैं 40 लोगों की, तो 0 0 0, ये 0 है सॉरी, 9 में से 3 गया तो 6, 60,000 बचा। अच्छा 60,000 कितने लोगों की है, 60 लोगों की है, तो औसत कैसे निकालूंगा, 60 का भाग लगा दूंगा। 60 से मैंने भाग लगाया, क्या आ गया मेरे पास, 100। तो मेरा आंसर क्या बन गया, पहला। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग में 30 लड़कों का औसत स्कोर 80 है। देखिए औसत का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, योग। भाई योग क्या होता है, औसत गुणा कुल संख्या, कितने लोग हैं 30, तो 8 3 2400। आगे बढ़ते हैं। और उसी वर्ग में 20 लड़कियों का औसत स्कोर 90 है। फिर से लड़कियों का योग निकाल लो, ये क्या हो गया, बॉयज का। अब ये निकाल ले रहा हूँ मैं गर्ल्स का। तो गर्ल्स के लिए योग कैसे निकालूंगा मैं, औसत गुणा कुल संख्या यानी कि 20, तो 9 दूनी 1800 हो गया। पूछ रहा है पूरे वर्ग के औसत स्कोर क्या है, तो पूरे के लिए मैं पूरे का योग कर दूं, तो देख लेता हूँ। 0 0 8 4 12 की 2 हासिल 1 2 1 3 और 1 4, 4200 आ गया सभी का टोटल। तो कुल लोग कितने हुए, 30 और 20, 50 लोग हुए, तो 50 से भाग कर दे रहा हूँ। 0 से 0 काटा मैंने, और 5 से काटूंगा तो 5 8 40, 5 चौक 20, 84 मेरा आंसर आना चाहिए, पहला नंबर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता ने 3240 सेबों को $7 प्रति दर्जन की दर से खरीदा। अब देखिए 3240 प्रति दर्जन के हिसाब से अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो 12 से काटूंगा, 12 1 कम 12, 12 दूनी 24, 8 इसको दिया, 12 7 84 और 0, यानी 270 दर्जन हो गया। और एक दर्जन की कीमत है 7 रुपये, तो 270 की कितनी हो गई, 7 0 0, 7 7 49 की 9 हासिल 4, 7 दूनी 14 4 18, यानी उसने $1890 में खरीद लिया भाई। ओके, आगे देखते हैं। परिवहन के दौरान 10% क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। अच्छा 3240 में से 10% खराब हो गए, तो बचे कितने मेरे पास, 90%। तो 3240 का डायरेक्ट 90% निकाल दे रहा हूँ। 0 से 0 काट दी, 0 से 0 काट दी, 9 चौक 36 की 6 हासिल 3,
9 दूनी 18 और 3 21 की 1 हासिल 2, 9 3 27 और 2 29। ठीक है भाई, अब मेरे पास कितने अच्छे सेब बचे? 2916। आगे देखते हैं। शेष सेब $2 प्रति 3 सेब की दर से बेचा जाता है, यानी 2916 में से प्रत्येक 3 को 2 के हिसाब से बेचा। तो प्रत्येक 3 के हिसाब से देख लेते हैं हम कितने बन रहे हैं हमारे पास। 3 से काट दूं, 3 एकम 3, 3 नाम 27 और 2 इसको दिया, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6। क्लियर है? अब 972 बन रहा है प्रति 3 सेब के हिसाब से, और प्रति 3 को उसने $2 में बेचा है। इसका मतलब 972 को वो कितने में बेचेगा? गुणा 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 की 4 हासिल 1, 2 नाम 18 और 1 19, $1944 में उसने बेच दिए। लाया तो 1890 के थे और बेचे उसने 1944 के। देखिए कितने अधिक बेचे उसने, 10 ये बचे और 44 ये 54 अधिक बेचे। यानी कि परसेंट में मैं देखूं तो भाई पहले तो उसको हो रहा है प्रॉफिट कितने का? 54 का। किस पे? 1890 पे। और गुणा 100%। यही तो होता है लाभ बटे सीपी गुणा 100। अब देखिए 9 से काट लेता हूँ, 9 छिंग 54, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 0, 0 से इस 0 को उड़ा देता हूँ। ठीक है, 3 से काट देता हूँ, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, तो 10 दूनी 20 बटे 7, 7 दूनी 14 और 6 बटे 7, 2 सही 6 बटे 7। मेरा आंसर हो गया 3rd नंबर का। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। 15 सेंटीमीटर व्यास वाले कांच के एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर 1.5 मिलीमीटर त्रिज्या वाले कांच की गेंद बनाई जाती है। इस प्रक्रिया में 3% की बर्बादी भी शामिल है। कांच की कितनी गेंदें बनाई जाती हैं? देखिए दोस्तों, ये कहना चाह रहा है एक बड़ी सी गेंद है हमारे पास, जिसको हमने पिघलाया और किस में कन्वर्ट कर दिया? छोटी छोटी गेंद में, छोटी छोटी बॉल्स बना दी। ठीक है, अच्छा, और छोटी छोटी बनाई तो पूछ रहा है कितनी बन सकती हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं पूछूं आपके पास 100 रुपए हैं और 2-2 रुपए में इसको बदल दो, तो कितने आप सिक्के बना सकते हो? तो आप क्या करोगे? 100 रुपए में भाग कर दोगे 2 से, और आप देखोगे 50 सिक्के में बना सकता हूँ। यानी बड़े को जब छोटे में ढालना है तो उस एक की कीमत से भाग लगा दो और पता चल जाएगा कुल कितने बनने वाले। क्लियर है? तो मैं ये कह सकता हूँ ना, इस गोले के आयतन में छोटी सी एक गेंद का आयतन का भाग लगा दूं तो कुल गेंदों की संख्या मिल जाएगी मुझे। बात समझ में आ गई? नहीं आई तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रख लिए। संख्या निकालने के केस में हम क्या करते हैं? संख्या बराबर कुल आयतन। भाई कुल मतलब किसको बदल रहे हैं हम, और बटे में किस में बदल रहे हैं? उस एक गेंद का आयतन, एक का आयतन। क्लियर है दोस्तों? अच्छा, अगर ये रूल क्लियर हो गया हो तो अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, गोलाकार गेंद यानी कि स्फेयर, स्फेयर का भाई आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है? 15 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या कितनी होगी? 7.5, 7.5 और 7.5, यही तो होगी। यानी ये क्या बन गया? मेरा त्रिज्या बन गई, आधा कर दिया मैंने व्यास को। क्लियर है? लेकिन वो बोल रहा है 3% की बर्बादी शामिल है, मतलब ये जो आयतन बनाना इसमें 3% बेकार हो गया, तो इसका 97% ही तो बचा सही, तो इसका 97% निकाल दिया। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब डिवाइड लगा दिया मैंने। ठीक, एक का आयतन भाई कैसे? 1.5 मिलीमीटर है, मिलीमीटर है, और यहाँ क्या था? सेंटीमीटर। तो मिलीमीटर को जैसे ही मैंने 1.5 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदला तो 10 का भाग लगा दिया। जैसे ही 10 का भाग लगाया तो मैं इस पॉइंट को हटा लेता हूँ, नीचे 0 बढ़ा लेता हूँ, तो क्या कहूंगा मैं? 15/100। ठीक, तो ये भी एक गोला है, तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ आयतन का? 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 15/100 गुणा 15/100 गुणा 15/100 गुणा ये वाला 100। क्लियर है? अच्छा देखिए, इस 100 से इस 100 को काट लेता हूँ नीचे के नीचे। अब आगे देखिए, ये पूरा कट गया। ठीक है भाई, 1 2 3 पॉइंट काटे मैंने, तो यहाँ से एक 100 गया और एक 0 गई। क्लियर हो गया? अब देखिए, 15 एकम 15, 15 पंजे 75, 15 एकम 15, 15 पंजे 75, 15 एकम 15, 15 पंजे 75। अच्छा, अब मेरे पास बचा क्या? 5 5 5 यानी कि 125 गुणा 97, और यहाँ से मेरे पास देखिए एक 10 ये बचा हुआ है, तो ये पहुंच जाएगा ऊपर, गुणा 10। मेरा आंसर इसका गुणा करने पर बनेगा 1,21,250। क्लियर है? तो मेरी संख्या कितनी बन गई? इतनी गेंदें मैं बना सकता हूं इस बड़ी गेंद से।
क्लियर है दोस्तों? आप इसका गुणा करके देख लीजिएगा, आपको यही आंसर मिलेगा। तो मेरा आंसर कौन सा हो गया? पहला। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक पिता अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 43 वर्ष होगा। पुत्र और पिता की उम्र। दोस्तों आयु का क्वेश्चन है, सबसे पहले तो आप लाइन बना लीजिए, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। क्लियर है? हमने इस केस में तीनों काल देख लिए, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। जहां बोलेगा वहां मान रख देंगे। एक पिता अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है, 4 गुना बड़ा है, ये हो गया फादर, ये हो गया सन, और है का केस यानी वर्तमान है। सन जब 1 का होगा तो पिता 4 का होगा। क्लियर है? आगे देखिए, 4 वर्ष बाद यानी कि आज से 4 वर्ष बाद, यहाँ 4 वर्ष के बाद की बात कर रहा है, उनकी आयु का योगफल 43 वर्ष होगा, यानी कि फादर प्लस सन की आयु का योगफल कितना होगा? 43 वर्ष होगा। ठीक है भाई, बहुत सही। आगे देखते हैं। पुत्र और पिता की उम्र क्रमशः है, मतलब वर्तमान में पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, जब हमारे पास एक अनुपात हो और एक योग हो तो कुछ मत करिए, इस योग को आप इस अनुपात पे लेकर आइए। कैसे लेकर आएंगे? देखिए भविष्य की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं भविष्य में यानी 4 साल बाद 20 साल का हूँ, तो आज मैं कितने का कहलाया? 16 का कहलाया कि नहीं कहलाया? तो इसी हिसाब से फादर आज 4 साल कम हो गई होगी, सन 4 साल कम हो गई होगी, टोटल 8 साल कम हो गई होगी। तो जब योग 43 है तो वर्तमान में मैं देखूंगा तो योग कितना रह जाएगा? 8 साल कम कर देता हूं मैं, 35 रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा योग दोनों की आयु का। क्लियर है? तो मैं ये कह सकता हूं ना, अगर मैं इसको x ले लूं तो यहाँ पर 4x प्लस x, और वर्तमान में अभी योग कितना बना? 35। अगर दोस्तों समझ ना आए तो प्लीज वीडियो को थोड़ा सा पीछे जा करके फिर से देखें। मैंने क्या कहा? जब योग इनका भविष्य में 43 है, मतलब दोनों की आयु जुड़ी है। अगर मैं आज की बात करूंगा तो 4 वर्ष मुझे कम करनी पड़ेगी ना दोनों की, तो 4 इसकी घटा दी, 4 इसकी घटा दी, कुल मिला के मैंने 8 घटा दी, तो कितनी बची? 35। क्लियर है? अब देखिए x का मान कितना आ गया? 7 आ गया। अब यदि 7 रहेगा, 7 चौक 28, 7 एकम 7, तो 28 और 7 आयु हो सकती है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है मेरा। ये रहा 7 और 28, चौथे नंबर का मेरा ऑप्शन हो गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 14 श्रमिक 5 दिनों में 10 टेबल बना सकते हैं, यानी कि 14 गुना 5, और टेबल क्या हो गया? कार्य। कार्य कहाँ आ गया? नीचे। इसके लिए फॉर्मूला याद रखिए भाई, एम डी एच बटे डब्ल्यू बराबर एम डैश डी डैश एच डैश बटे डब्ल्यू डैश। मैन, डेज, हावर, वर्क, ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप। कार्य हमेशा दोनों को हम तुलना में समान रखते हैं, जो कार्य इनको करना वही कार्य इनको करना होता है। क्लियर है? अब देखिए 14 आदमी 10 दिनों में, सॉरी 5 दिनों में 10 टेबल बना सकते हैं, तो 14 पंजे 70 और बटे 10 यानी कुल मिला के 7। अब मुझे 7 कार्य करना है टोटल। ठीक है भाई, देखते हैं आगे। 10 श्रमिकों ने काम करना शुरू किया तथा एक श्रमिक 5वें दिन शामिल हो गया, यानी कि 4 दिन तक तो 10 ने किया ना, 10 श्रमिक ने 4 दिन तक काम किया और 12 टेबल बनानी थी इन लोगों को। तो देखते हैं, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 बटे 3, 10 बटे 3 इन्होंने कर लिया। करना था इनको 7, कर लिया इन्होंने 10 बटे 3, तो कुल मिला के हमारे पास शेष कितना बचा ये देख लेते हैं। तो 7 माइनस 10 बटे 3, तो 7 तिया 21 माइनस 10, 11 बटे 3 मेरे पास बचा। अब 11 बटे 3 कार्य करना है, बराबर एम डैश डी डैश एच डैश, यानी कि एम कितने लोग थे भाई? 10 थे। 5वें दिन एक शामिल हो गया तो 11 लोग हो गए। ये लोग एक्स दिनों में कर देंगे 12 टेबल का काम, तो 11 से 11 कटा, 3 चौक 12 कटा, और एक्स का मान क्या आ गया? 4, यानी कि जब 5वें दिन व्यक्ति शामिल हुआ तो अब 4 दिन में हो जाता है शेष कार्य। ठीक है, तो पहले इनको लग रहे थे 4 दिन, क्योंकि 5वें दिन शामिल हुआ तो पहले के 4 दिन और 4 ये लगते हैं, तो कुल मिला के कितने लग गए? 8 दिन। मेरा आंसर क्या बन गया? चौथा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक ताजे फल में 62% जल निहित है तथा एक सूखे फल में 24% जल निहित है। 100 किलोग्राम ताजे फल से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं? अच्छा, ताजे फल में 62% जल है, तो एक बात आइए, 100 किलोग्राम में मैं कह सकता हूँ 100 गुणा 62% तो जल हो गया, तो सॉलिड जो बचा हुआ हिस्सा है उसका पल्प, तो कितना बचेगा भाई? वो 38% बचेगा, तो 38 बटे 100 कर दूं मैं, 0 0। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ 38 kg बना सकता हूँ ताजे फल से सूखे फल। क्लियर है? लेकिन एक सूखे फल में 24% जल है, तो यानी कि 76% उसमें क्या हो गया? सॉलिड हो गया। 76% सॉलिड से
मान लेते हैं हम x kg बना सकते हैं, ठीक है भाई। लेकिन अगर हम x kg बना रहे हैं तो x का 76% बटे 100 किसके बराबर होना चाहिए? 38 के, क्योंकि बनाना तो इसी को है। ये हो गया सॉलिड, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है वो 24% जेल है, तो इसके अकॉर्डिंग में ये हो गया बराबर। क्लियर है बात भाई? देखिए अब अगर मैं काटूं 38 दूनी 76 और 2 से 50, तो इसका मतलब x का मान क्या हो गया? 50। तो मैं ये कह सकता हूँ ना, मैं कितना बना सकता हूँ? 76% सॉलिड से 50 kg बना सकता हूँ, तो 50 kg मेरा आंसर हो गया सेकंड। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक समूह के 4 लोगों की आयु लगातार 4 सम संख्याएं हैं। तो मान लेता हूँ पहली x है, तो दूसरी क्या होगी? x+2, तीसरी होगी x+4, चौथी होगी x+6। सम संख्या है। यदि समूह की आयु योग है, आयु का योग है, यानी कि इनकी आयु का योग मैं निकाल लूं, अगर योग है 156। क्लियर है? तो सबसे बड़े सदस्य की आयु ज्ञात करें। तो देखिए 1 2 3 4x, तो ये हो गया 4 2 6 और 6 12, उधर जाके घट गया, तो कितना बचा मेरे पास? 144 बचा। 4 से काट दूं मैं इसको, 4 तिये 12, 4 छिंग 24, x का मान क्या आ गया? 36। सबसे बड़ा तो x+6 ही होगा, ठीक। 36 और 6 42, तो 42 आयु हो जाएगी बड़े वाले की। आंसर क्या हो गया? पहला। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 20 के एक समूह का औसत मान 15.8 है। तो सबसे पहले तो आप योग निकाल लीजिए। योग कैसे निकलेगा? औसत गुणा कुल संख्या यानी कि 20, गुणा कर देता हूँ। 2 8 16 की 6, 80 ले 1, 2 5 10 और 1 11, 2 और 1 3, जीरो लगाऊंगा लेकिन पॉइंट है तो जीरो कट जाएगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ। 316 हो गया भाई। 0.4 तक बढ़ जाता है क्या? माध्य। तो माध्य था 20, सॉरी माध्य था 15.8, अगर 0.4 बढ़ गया तो अब नया माध्य क्या हो गया? 16.2 हो गया। ठीक है भाई। जब एक माध्यमान समूह में जोड़ा जाता है, मतलब एक व्यक्ति जब बढ़ाया जाता है तब ये बढ़ता है, तो इसका मतलब लोग कितने हो गए? अब एक 21 हो गए। 21 का औसत कितना हो गया? 16.2, यही तो हुआ। इसका मैंने गुणा कर दिया तो 21 से, तो क्या आया? 340.2। ठीक है भाई। पहले था 316, अब है 340। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति नया जुड़ गया ना इसमें। अगर नया जुड़ गया तो 316 और 340 का अंतर कितना आ गया? 24.2 का, यानी कि वो 24.2 का रहा होगा, इसलिए 340.2 हो गया और औसत 0.4 बढ़ गया था। तो मेरा आंसर क्या बन गया? पहले नंबर का। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इमरान और अकबर की उम्र 3:4 के अनुपात में है। यदि 16 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 5:6 होगा तो इमरान की वर्तमान आयु। देखिए दोस्तों बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो मैंने अपनी लाइन बनाई, सेंटर हो गया हमारा प्रेजेंट और ये हो गया हमारा फ्यूचर। ठीक। इमरान और अकबर, इमरान को मैंने आई ले लिया, अकबर को मैंने ए ले लिया। इनका अनुपात कितना है? 3:4 है। 16 वर्ष बाद, यानी कि आज से 16 वर्ष बाद की बात करूंगा मैं, तो क्या बोल रहा है? अनुपात क्या हो जाएगा भाई? इमरान और अकबर का 5:6 हो जाएगा। जब हमारे पास दो अनुपात बन जाएं तो एक अनुपात को किसी को भी x ले लीजिए और उसको दूसरे के पास लेकर जाइए। तो देखिए 3x ये वर्तमान में है, लेकिन जब 16 साल बाद की बात करूंगा तो 16 साल इसकी उम्र बढ़ानी पड़ेगी। क्लियर? इसी प्रकार से 4x और इसकी भी 16 साल बढ़ानी पड़ेगी। अब आ गए हम प्रेजेंट से फ्यूचर में, तो फ्यूचर में तो अनुपात है 5/6। क्लियर है? कैंची गुणा कर देते हैं। 6 18x प्लस 16 छिंग 96 बराबर 5 चौक 20x प्लस 16 पंजे 80। ये इधर गया 18x तो कितना बचा? 2x। 80 इधर आ गया तो कितना बचा हमारे पास? 16। 2 से काटा कितना आ गया? 8। x का मान हो गया 8, तो 8 दिया 24। मुझसे क्या पूछ रहा है भाई? इमरान की वर्तमान आयु। तो इमरान की क्या हो गई? 24, पहला नंबर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए बी सी का औसत वजन 55 है। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी की टोटल योग कितनी निकल आई? 55 गुणा 3, कितना कह सकता हूँ मैं? 165। ठीक है। ए बी का औसत वजन, तो भाई ए बी का औसत वजन ले लिया मैंने 50, अगर टोटल निकालूंगा तो कितना हो गया? गुणा 2 करके 100। ठीक है भाई। बी सी का अगर मैं देख लूँ तो 60 गुणा 2 यानी कि 120। इस केस में टोटल कितना हो रहा है? 220। क्यों? क्योंकि बी 2 बार रिपीट कर रहा है। ठीक है भाई। तीनों का था टोटल 165। इधर अगर मैं देखूंगा तीनों का, तो ये क्या बन रहा है? ए प्लस 2b प्लस सी, यही तो बन रहा है।
अगर मैं इस b को हटा दूं 1 मिनट के लिए तो b प्लस, ये बोलूंगा मैं a प्लस b प्लस c, यही तो बोलूंगा ना। अच्छा ये कितना मेरे पास 220, ए बी सी का तो 165, तो 165 उधर जाके घट जाएगा, तो 220 माइनस 165 कर दूंगा मैं, तो मेरे पास कितना बचेगा 55, और वो किसका बचेगा बी का। तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा चौथा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 15 वस्तुओं की लागत 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, यानी कि मैं कह सकता हूँ 15 का सीपी फर्स्ट प्राइस लागत बराबर क्या है 10 के विक्रय के, यानी कि एसपी सेलिंग प्राइस। तो देखें सीपी बटे एसपी बराबर क्या बच रहा है 10 बटे 15, यानी कि 10 का माल 15 में बिक रहा है, यही तो मैं सोचूंगा। तो 5 का फायदा हो रहा है, तो प्रॉफिट तो हो ही रहा है। प्रॉफिट प्रतिशत निकाल लेते हैं, 5 बटे 10 गुणा 100, यानी कि 0 से 0, 5 दही 50% का प्रॉफिट हो गया। देखते हैं इसमें हमारे पास आंसर है। देखिए हाँ, फोर्थ नंबर का मेरे पास आंसर है, तो मैं यहाँ पर अपना फोर्थ नंबर का टिक कर सकता हूँ। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, मार्क स्पीड तय की समय अवधि में विपरीत धारा की तुलना में धारा के साथ दुगनी दूरी तक तैर सकता है। मतलब अगर यहाँ पर वह एक दूरी चलेगा तो यहाँ पर वह दुगनी दूरी कर सकता है, एक दूरी चलेगा तो यहाँ पर उसकी जो चाल होगी वो विपरीत होगी x माइनस वाई। ये हो गई मार्क स्पीड की चाल और ये हो गई धारा की चाल y, ठीक है। अगर वो समान दिशा में जाएगा तो x प्लस वाई चलेगा, सभी को पता होगा भाई विपरीत दिशा में x माइनस वाई हो जाता है, समान दिशा में x प्लस वाई हो जाता है। x कायदे से नाव की चाल होती है, लेकिन यहाँ नाव कौन चला रहा है मार्क स्पीड्स, तो एक तरह से क्या हुआ, जो मार्क स्पीड्स की चाल हो गई, ठीक है भाई। अब देखते हैं, बोल रहा है समय अवधि बराबर है तो टाइम बराबर टाइम लगेगा, ठीक। टाइम क्या होता है डिस्टेंस बटे स्पीड, यानी कि डिस्टेंस बटे स्पीड। डिस्टेंस अगर ये 1 जा रहा है x माइनस वाई से, तो y तो दे रहा है ना, वो धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 2 दे रहा है, तो x माइनस वाई से, और यहाँ पर क्या हो गया दुगनी x प्लस वाई से, यानी कि x प्लस 2 से, ये x माइनस 2 से मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक। बराबर, ये क्यों बराबर हुए, क्योंकि दोनों का समय बराबर लग रहा है, यहाँ दूरी 1 चल रहा है तो यहाँ दूरी दुगनी चल रहा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, तो x प्लस 2 बराबर 2x माइनस के 2 दूनी 4, तो x का मान कितना आ गया 6, यानी कि नाव की चाल कितनी हो गई 6। अब देखिए स्थिर पानी में 3 किलोमीटर तैरना है उसको, तो कितना समय लगेगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है भाई 3 किलोमीटर, स्पीड कितनी आ गई मार्क स्पीड की 6। अब ये हो गया किलोमीटर और ये हो गया किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका मतलब आंसर किस में आ रहा है मेरा घंटे में, लेकिन मुझे किस में चाहिए मिनट में। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ 60 का गुणा कर देता हूँ, तो हॉर्स हट गया और ये मिनट में आ गया। क्लियर है, 6 से काटा 6 दही 60, 10 तिया 30 मिनट में वह पहुंच जाएगा, मेरा आंसर हो गया थर्ड। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए और बीच के बीच शटल करती है और 5 मिनट के लिए प्रत्येक 5 मध्यवर्ती स्टेशनों पर रुकती है। देखिए दोस्तों ये हो गया पॉइंट ए, यहाँ से वह जा रही है कहाँ तक, ये मान लेता हूँ मैं बी तक वह जा रही है, और बीच में कितने स्टेशन पड़ रहे हैं 5, तो 1 2 3 4 5 स्टेशन हो गए, प्रत्येक स्टेशन में 5-5 मिनट रुकती है, ठीक है भाई मान लेता हूँ मैं। 25 मिनट तो उसके रुकने में चले गए। आगे देखते हैं, मान लें कि स्टेशन 10 किलोमीटर के बराबर अंतराल पर है, यानी कि प्रत्येक स्टॉपेज पर 10 किलोमीटर का अंतराल है, तो 10 10 10 10 10 और 10, अब वो पहुंच जाएगी बी पर। स्पीड है उसकी 50 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है भाई। इसे बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो टाइम बराबर क्या हो गया डिस्टेंस बटे स्पीड। टाइम कितना है, सॉरी डिस्टेंस कितनी है 10 20 30 40 50 60, 60 किलोमीटर, स्पीड कितनी है उसकी 50। क्लियर है, तो मैं काट लेता हूँ 0 से 0, 60 का गुणा कर दिया मैंने मिनट में बदलने के लिए, तो 5 से काट देता हूँ 12, 12 छिंग 72 मिनट में वह पहुंच जाएगी, लेकिन 25 मिनट उसका एक्स्ट्रा जो रुकी वो, तो प्लस 25 और कर देंगे अपन इसमें, 5 2 7 7 2 9, तो कुल मिला के 97 मिनट में पहुंच जाएगी वो। पहला नंबर मेरा आंसर हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक चोर दो देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक चोर 200 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी द्वारा देखा जाता है, यानी कि चोर और पुलिस के बीच में जो दूरी है वो 200 मीटर की दूरी है, तो यहाँ चोर होगा यहाँ कहीं पुलिस होगी, ठीक है भाई। चोर दौड़ना आरंभ करता है तो यहीं भागे विपरीत दिशा में पुलिस से,
और पुलिसकर्मी उसका पीछा करती है, तो पुलिस पीछा करेगी तो समान दिशा में उसके भागेगी। इसका मतलब समान दिशा के केस में हमें क्या लेना है, चाल का अंतर लेना, पहला पॉइंट चाल का अंतर। ठीक, आगे चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 11 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से दौड़ते हैं, तो चाल का अंतर देखिए 10 और 11 का 1 हो गया, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 का गुणा कर दें तो बन गई क्या, चाल। ठीक, अब देखते हैं समय कितना लगेगा चोर को पकड़ने के लिए, तो डिस्टेंस कितनी हो गई 200, ये मीटर में था इसीलिए अपन ने इसको मीटर पर सेकंड में बदला। ठीक है, बटे स्पीड, स्पीड कितनी है 5/18 ऊपर पहुंच गई, यही तो हुआ, 5 से काटा 5 चौक 20, 0 18 चौक 72, 720 सेकंड में चोर पकड़ जाएगा। क्लियर है। अच्छा अब देखते हैं, चोर पकड़ गया 720 सेकंड में, तो 720 सेकंड तक तो चोर भागा ही होगा, तो इसका मतलब चोर ने कितनी दूरी तय कर ली भाई, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है चोर की 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे को हम मीटर पर सेकंड बना देता हूँ 5/18 का गुणा करके, 2 पंजे 10, 2 नाम 18, 25/9, तो 25/9 चोर की स्पीड इंटू टाइम कितना भागा वो 720 सेकंड तक भागा, काट देता हूँ 9 8 72, 0 25 अट्टे 200, 2000 मीटर वो भागा, इसका मतलब वो 2 किलोमीटर भागा, लेकिन वो पहले से पुलिस से 200 मीटर आगे भी तो था, इसका मतलब कहीं जा करके वो यहाँ कहीं पकड़ गया, तो इतनी दूरी कितनी हो गई भाई, ये 2 किलोमीटर हो गई, और 200 मीटर ये भी तो है, तो यहाँ से पूरी दूरी देखी जाए पुलिस के द्वारा कब पकड़ा गया, वो यहाँ पकड़ा गया। ठीक है, तो 2 किलोमीटर और 200 मीटर यानी कि 2.2 किलोमीटर। क्लियर है, तो मेरा आंसर क्या बनेगा, सेकंड। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है 4/9 की घात -4 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल 1/2 की घात 4 प्राप्त हो। ठीक है भाई, 4/9 की घात -4 है, तो सबसे पहले तो इसको पलट के प्लस की घात बना दीजिए, 9/4 और घात तो वही प्लस में 4, इसको मैंने भाग दिया x से, मुझे क्या मिलना चाहिए 1/2 की घात 4। ठीक है, आगे देखते हैं, 9/4 इसको मैं 3/2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, लेकिन पहले ऊपर 4 है तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, बटे 1/2 की घात 4 को इसके नीचे ले लिया, 1/2 की घात 4 बराबर x, यही बचेगा। अच्छा, 2 की घात 8 और 2 की घात 4, अगर इसको ऊपर ले जाऊंगा तो 2 की घात 4 घट जाएगी, तो मेरे पास क्या बचेगा 3 की घात 8 और बटे में 2 की घात 4, यही बचेगा। अच्छा, जैसे मैंने 9 को 3 में लिखा था, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 9 की घात 4 और बटे में 2 की घात 4, क्यों देख लेते हैं भाई, 3 की घात 8 है, तो 8 को मैंने 4 गुणा 2 किया, तो 3 की घात 2 गुणा 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, घात बची 4। क्लियर है, तो 9/2 की घात टोटल 4 लिख सकता हूँ और बराबर में x है ही, तो मेरा आंसर क्या बन गया, पहला। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है x² + 1/x² बराबर 23, तो x + 1/x का मान क्या। अच्छा, x + 1/x का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, x² + 1/x² + 2 इंटू x इंटू 1/x, यही तो मिलेगा। अच्छा देखते हैं भाई, x से x काट दिया, x² + 1/x² की वैल्यू दी है मेरे को 23 + 2, यानी कि क्या बन गया 25, x + 1/x स्क्वायर है, तो स्क्वायर कहाँ पहुंच गया रूट में, और रूट से जब वैल्यू निकलती है तो प्लस माइनस में कहलाती है, क्या 5 हो गया भाई, 25 का रूट क्या हो गया 5, आंसर क्या हो गया मेरा थर्ड। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में यदि एंगल एस पी क्यू कितना भाई, ये वाला एंगल है 65, ठीक है, और एंगल एस क्यू पी ये जो एंगल है पूरा ये है 70, तो पी आर क्यू मतलब ये वाला कोण मुझे निकालना है। ठीक है, देखिए एक त्रिभुज हो गया पी एस क्यू, 2 कोण मालूम पड़ गए, तो तीसरा कोण कितना हो जाएगा भाई 45 डिग्री, क्यों 65 70 135 और तीनों का योग होता है 180, तो 135 180 में से घटाया क्या बचा 45। अब देखिए एक रूल होता है किसी वृत्त में एक ही आधार पर बने हुए एकांतर कोण, मतलब ऊपर बने हो सारे या तो नीचे बने हो, तो इस आधार पी क्यू पर
पी एस क्यू भी बना है और पी क्यू पर पी आर क्यू भी बना है। तो इस केस में एंगल पी एस क्यू बराबर हो जाएगा एंगल पी आर क्यू के। क्या रूल था, किसी वृत्त में एक ही जीवा पर कह लो या एक ही आधार पर कह लो, ठीक है भाई, त्रिभुज के लिए तो आधार हो गया, एक ही जीवा पर बने एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो इसी पर बने हुए ये कोण और ये कोण, बस एक चीज याद रखें कि कोण परिधि पर ही बने, ये परिधि है तो परिधि पर ही बने, तो ये दोनों बराबर है, तो ये 45 हो गया तो ये भी 45 हो जाएगा। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, देख लेते हैं। इसका आंसर मेरे पास दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है इसका आंसर मेरे पास, ये हो गया मेरा आंसर 45, चौथा नंबर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 4 के पहले 5 दो अंकों वाले गुणांकों का माध्य ज्ञात करें। देखिए 4 के पहले 5 दो अंकों वाले गुणांक कैसे निकालूंगा, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 12 हो गया पहला, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28। क्लियर है। तो ये 5 हो गए, इनको जोड़ देता हूं मैं, इनको मैंने जोड़ दिया जैसे ही, तो भाग किससे दूंगा मैं, 5 से भाग दूंगा। देखते हैं, 8 4 12 और 6 18 और 2 20 की 0, हासिल लगी 2, 2 2 4 2 6 1 7 1 8 और 2 10 बटे 5, 5 से मैंने इसको काटा तो क्या मिला मेरे को, 20 माध्य मिल गया। मेरा आंसर क्या हो गया, थर्ड। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 72 को एक्स माइनस 8 से भाग देने पर भागफल ज्ञात करें। तो मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 72, इसको मैंने भाग दिया, किससे भाग दिया भाई, एक्स प्लस 8, सॉरी एक्स माइनस है ये, माइनस 8 से। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा सही कर दे रहा हूँ, ये वाला जो पॉइंट है एक्चुअल में ये क्या है हमारा, माइनस, और मैंने लिख दिया। ठीक, इससे मैंने भाग दिया, वो पूछ रहा है भागफल क्या आएगा। देखते हैं भाई, सबसे पहले एक्स है, मुझे बनाना है एक्स स्क्वायर, तो मैं इसमें एक्स का गुणा करूंगा तो बन जाएगा, यानी एक्स से मैंने भाग लगाया तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस के 8 तो माइनस के 8 एक्स। क्लियर है। अब यहाँ आ गया माइनस प्लस, ये दोनों कट गए, अब क्या बचा मेरे पास, 9x माइनस 72। अच्छा, x को 9x बनाना है तो मैं इसमें इंटू कर सकता हूँ ना 9 का, यानी कि मैं इसमें भाग लगा देता हूँ प्लस 9 का। ठीक है, तो प्लस 9 से जब मैंने भाग लगाया तो 9 एकम 9x माइनस 9 8 72। ठीक, ये माइनस ये प्लस दोनों पूरे कट गए, तो क्या बना, x प्लस 9 बना। तो मेरा आंसर क्या बन गया, x प्लस 9 सेकेंड। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, धनराशि की गणना करें, यदि मूलधन 6,000 रुपये, अवधि 2 वर्ष, ब्याज दर 5% वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है, तो वही चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन कैसे निकालता हूँ मैं, ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 पावर टी, ऐसे निकालता हूँ। पी कितना दे रहा है भाई, वो 6,000 रुपये दे रहा है, 1 प्लस आर, आर कितना दे रहा है 5%, 5 बटे 100 तो 5 दूनी 10, 20 आएगा, 20 से कम 20 और एक 21, यानी कि गुणा में 21 बटे 20 लिख सकता हूँ मैं। और अवधि 2 वर्ष है, यानी घात में क्या आ जाएगी 2, तो इसको 2 बार लिख देता हूँ मैं। क्लियर है, 2 जीरो उड़ी तो ये 2 जीरो कटी। ठीक है भाई, 2 से काटा तो ये 30 बार कटा, फिर 2 से काटा तो ये 15 बार कटा। ठीक, 21 21 441 और गुणा 15, 15 एकम 15 की 5, हासिल 1, 15 चौक 60 और 1 61 की 1, हासिल लगी 6, 15 चौक 60 और 6 66, 66 15 बन जाएगी भाई, है कहीं पहले नंबर पे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। भाई अगला क्वेश्चन है, एक सभा भवन में 7225 छात्र इस प्रकार बैठे हैं कि एक पंक्ति में उतने छात्र हैं जितनी सभा भवन में पंक्तियां हैं। मतलब अगर मैं मान लूं पंक्तियां हैं x, ठीक, भाई क्या बोल रहा है, एक पंक्ति में उतने छात्र हैं जितनी सभा भवन में पंक्तियां हैं, तो पंक्तियां हैं x और छात्र एक पंक्ति में है वो भी x है। क्लियर है, तो इस केस में पूरा एरिया अगर मैं इसको बांध के चलूं तो कितना होना चाहिए, एक्स स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि वर्ग बन गया जितनी पंक्ति और जितने एक में छात्र हैं। क्लियर है, लेकिन छात्र कितने हैं, 72 25, यानी कि इस पूरे एरिया का कितना मान आ रहा है, 72 25। तो फाइनली मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे केवल क्या चाहिए, अंडर रूट निकालना है 72 25 का। तो देखिए अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसकी ट्रिक बता देता हूँ, पीछे क्या है 5, तो लास्ट अंक तो 5 आएगा। ठीक है, अब आगे क्या है 72, 72 के केस में किसके स्क्वायर के करीब है, 90 90 81, 9 तो ज्यादा हो गया, 8 8 64 मतलब 8, 85 का स्क्वायर बनेगा जी 100%। तो मेरा आंसर क्या हो गया, सेकंड। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 0.005832
डैश परिमेय संख्या का घन है, तो इसको निकाल लेता हूँ मैं। 5 8 3 2, यहाँ मैंने इस पॉइंट को हटाया तो कितने जीरो लग गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक, सबसे पहले तो मैंने इसको क्या किया, 4 से काट दिया। 4 एकम 4, एक इसको दिया, 4 चौक 16, 2 इसको दिए तो ये हो गया 23, 4 पंजे 20, 4 8 32। ठीक, 4 से मैंने इसको भी काट दिया, 4 दूनी 8, 2 इसको दिया, 4 पंजे 20 और 4 जीरो आ गई। ठीक है भाई, ये आ गया मेरा 25 0 0 0। अब मैंने क्या किया, 2 से काट दिया, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नाम 18 और बटे में इसको काटा तो ये क्या बचा, 125 ट्रिपल जीरो। दोस्तों 729 9 का घन दिख रहा है, 125 ट्रिपल जीरो मुझे 50 का घन दिख रहा है, तो 9 बटे 50 का घन मैं कह सकता हूँ। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर है। तो एक बात बताइए, वर्ग का क्षेत्रफल हो गया ए स्क्वायर जब वर्ग की भुजा ए है, और आयत का क्षेत्रफल हो गया एल इंटू बी जब आयत की लंबाई चौड़ाई एल और बी मान ली। यदि वर्ग की भुजा 24 सेंटीमीटर है तो एक बात सोचने वाली है, ए स्क्वायर और ए कितना बोल रहा है वो 24, तो इसका तो 24 का स्क्वायर बन गया कि नहीं बना। 24 इंटू 24 कर लेता हूँ मैं, 4 चौक 16, सॉरी 24 चौक 96 की 6 हाथ से लगी 9, 24 दूनी 48 और 9 57, 576 बन गया कि नहीं बन गया एरिया। ठीक है भाई, आयत की चौड़ाई 16 है तो L इंटू 16 लिख सकता हूँ मैं, 16 से काट देता हूँ, 16 एकम 16, 16 तिया 48 और कितना बचा मेरे पास इसमें 9, तो 16 छिंग 96, तो लंबाई कितनी आ गई मेरी 36। क्लियर है, आंसर क्या हो गया, थर्ड। बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, पी ए क्यू त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी के समांतर एक रेखा है। सबसे पहले तो मैंने ए बी सी बना लेता हूँ। मैंने ले लिया एक ए, ये बी, ये सी, तो वो बोल रहा है पी ए क्यू, तो मैं इस टाइप से एक रेखा बना दी पी ए क्यू। ठीक है भाई, आप देखिए ये दोनों समांतर हो गए, ये और ये वाली रेखा। आगे देखें, यदि पी ए बी 55 डिग्री, एंगल पी ए बी यानी कि ये वाला कोण है 55 डिग्री का, ए सी बी 60 है तो ए सी बी ये वाला कोण बोल दिया उसने 60 डिग्री का। सी ए बी का मान बताना है, सी ए बी यानी कि ये वाला मान मुझे बताना, तो ये ले लो एक्स। दोस्तों एक रूल होता है जेड, इसको बोलते हैं एकांतर कोण। इस केस में ये दोनों लाइन बराबर, सॉरी इस केस में ये दोनों लाइन क्या हुई, समानांतर। तो इस केस में जो जेड के अंदर के कोण होते हैं ये हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये जेड बन रहा है, तो जब ये 55 है तो ये भी 55 होगा। ठीक है भाई, क्यों, एकांतर कोण। आप देखिए ए त्रिभुज है, एक 60 है एक 55 है, तो तीसरा निकाल देंगे 180 में से घटा के, तो 60 और 55 कितना हो गया 115, 180 से घटाया तो क्या बचा मेरे पास 65, तो मेरा आंसर क्या बन गया, चौथा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर है डी सी और डी सी बी सी पर अभिलंबवत है। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, डी सी बी सी पर, यानी कि एक रेखा तो मैंने बना ली, ये हो गई हमारी डी और सी, इस पे लंबवत है तो मुझे कुछ इस प्रकार से बी बनानी पड़ेगी, तो डी सी बी सी पर यानी कि ये 90 डिग्री बनाएगी। ठीक है, और एक रेखा होगी ये, तो ये दोनों रेखा हो गई समानांतर, ये हो गया हमारा ए। इस केस में ये कुछ इस प्रकार से कहीं जुड़ी होगी। भाई देखते हैं, ए बी सी डी बन गया, ये लंबवत भी हो गया। इसके आगे केस क्या कह रहा है, अगर यदि एंगल डी ए बी बराबर 110, डी ए बी मतलब ये वाला एंगल बोल रहा है 110। ठीक है भाई, तो एंगल ए बी सी माइनस ए डी सी, ए बी सी मतलब इस एंगल में से इस एंगल को घटाना है। तो सबसे पहले तो ये दोनों एंगल पता कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ये लंबवत है तो ये 90 डिग्री होगा, जब ये 90 डिग्री है और ये रेखा लंबवत है तो ये भी 90 डिग्री होगा, तो इसका मतलब 110 और 90 200 और 90 290 हो गया। टोटल कितना होता है भाई ये चतुर्भुज का 360 होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ 290 और 360 में से घटा दो तो ये आ गया हमारे पास 70 डिग्री का। क्लियर है, अब ए बी सी में से ए डी सी घटाना है, यानी कि 90 में से 70 घटाना है, तो मैं यही तो कहूँगा 20 डिग्री बचा मेरे पास, तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा 20 डिग्री, थर्ड। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन है, x के लिए हल करें 4/3x माइनस ब्रैकेट में 5 माइनस 3x बराबर 2/5, क्रॉस गुणा कर दें, 5 चौक 20 बराबर 2 इंटू 3x तो हो जाएगा 2 तिया 6x माइनस ब्रैकेट है तो मैं अभी ब्रैकेट में ही रहने दे रहा हूँ, 2 पंजे 10 माइनस 2 तिया 6x। ठीक है भाई, अब देखिए 6x माइनस 10 माइनस के अंदर इंटू करूंगा तो ये हो जाएगा प्लस के 6x। क्लियर है, बराबर है 20।
10 इधर आया तो ये हो गया 30, 6 और 6 हो जाएगा 12x। x का मान कितना आ गया भाई 30/12। तो अपन इसको काट दें, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 5/2 आ जाएगा, पहला नंबर बन गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई 4:7 के अनुपात में है तथा यदि इसका आयतन 352 घन सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या होगी। देखिए रेडियस और हाइट इसका अनुपात है 4:7। ठीक है भाई, इसको x ले लूं अगर मैं तो ये 4x हो गया, ये 7x हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। बेलन, तो बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, आयतन पाई r² h, यही होता है। आयतन दे दिया मुझे 352, पाई का मान 22/7 गुणा r², तो भाई r है 4 चौक 16 x² गुणा h हो गया मेरे पास 7x, यही बनेगा। 7 से 7 काट देता हूं और देखते हैं भाई 11 से कुछ कर सकता है क्या, हाँ ये कट जाएगा। 11 तिया 33, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 2 से 2 काट दिया मैंने। ठीक है भाई, तो मैं देख रहा हूं मेरे पास क्या बच रहा है, x³ x² ही है और x³ बराबर 1 बच रहा है। तो x का मान 1 आ गया। अगर x का मान 1 आ गया तो रेडियस हो गई 4, हाइट हो गई 7। ठीक है भाई, तो रेडियस हो गया 4, यानी कि मेरे पास त्रिज्या कितना आ गया, पहला नंबर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। भुजा PQ को बिंदु T तक बढ़ाया गया। सबसे पहले तो एक चतुर्भुज बना लेता हूं मैं। समानांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है भाई, ये मैंने बना लिया समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो ये हो गया PQRS। इसका नियम क्या होता है भाई, आमने सामने वाली भुजाएं हमेशा समांतर होती हैं। ये दोनों समांतर हो गई और ये दोनों समांतर हो गई। ठीक है भाई, पी क्यू को अगर मैंने इसको आगे बढ़ा दिया तो इस पॉइंट तक कहीं टी तक बढ़ाया जाता है, यही तो बोल रहा है। यदि एंगल क्यू आर और एस, ये वाला कोण ये बोल रहा है 125 डिग्री अगर है, तो मुझसे क्या पूछ रहा है, आर क्यू टी पूछ रहा है, ये वाला एंगल बताना है। तो भाई एक बात मैंने आपको अभी इसी पेपर के स्टार्टिंग में सिखाई थी कि एकांतर कोण होता है। एकांतर कोण क्या होता है भाई, जहां z का आकार बने और ये ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन एक दूसरे के समानांतर हो। ठीक, तो इसमें अंदर वाले जो कोण होते हैं इनको बोलते हैं एकांतर कोण और ये बराबर होते हैं। तो इस केस को देखिए आप, ये बन रहा है पी क्यू और ये बन रहा है ऐसे। ठीक, अब आगे देखिए, इससे देखते हैं अगर क्यू टी नीचे गए आर एस, यानी कि ये वाला एक जेड बन रहा है उल्टा, ये पॉइंट और ये पॉइंट बन रहा है। ये दोनों समानांतर भी हैं, तो इसका मतलब ये 125 है तो ये भी 125 होगा कि नहीं होगा। तो मेरा आंसर क्या हो गया, पहले नंबर का। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक कंप्यूटर का मूल्य 20,650 रुपये है। कितना भाई, 20,650। ठीक है, कुछ सॉफ्टवेयर संस्थापित इंस्टॉल करने में 450 रुपये अतिरिक्त खर्च हो गए, यानी कि इसमें 450 रुपये और लग गए। ठीक है भाई, देख लेते हैं। 0 0 6 4 10 1 11 1 2 21,100 रुपये का हो गया। यदि कंप्यूटर 15% के लाभ पर बेचा जाए तो मुझे क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। देखिए एसपी निकालना, तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, ये है 21,100 गुणा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस। तो प्रॉफिट हो रहा है 15%, 100 प्लस 15 115 और बटे में क्या आ जाता है 100, यही होता है भाई। 00 से 00 उड़ा दिया, इन दोनों को गुणा किया मैंने। जैसे इन दोनों को गुणा किया तो मैं ये देख रहा हूँ मेरा आंसर कितना बन रहा है, 24,265। आप इसका गुणा करके देख सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का यह पेपर समाप्त हो चुका है। मिलते हैं अपन अपने अगले वीडियो में। उम्मीद करूँगा आपको हमारा वीडियो समझ आ रहा होगा। कृपया इस चैनल से जुड़े रहें और दोस्तों को भी हमारा वीडियो जरूर शेयर करें। मैं आपको लगभग सारे पेपर एक एक करके सॉल्व कराता जाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपन अपने अगले वीडियो में।